Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, friends, we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 23314444, 23717106 and 2371 7117. And if you are calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. I am Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज सोमवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं शामिल। पूछ सकते हैं हमसे अर्थनीति, कारोबार और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको उपलब्ध नहीं करा सकते। हमसे सवाल पूछने के लिए डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2371-7106 या फिर 2371-7117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं रूरल वॉइस के संपादक हरवीर सिंह। हरवीर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा टैंग। Thank you, Manoj. Yes, the headlines first. Domestic equity indices witnessed losses more than 1.5%. Sensex closes below 57,000. Nifty finishes below 17,000. Rupee weakens 26 paise against the US dollar and Brent crude oil prices rebound 3%. घरेलू शेयर बाजार में चौतरफा बिकवाली, 1.5% से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। सेंसेक्स 57,000 के नीचे आया, निफ्टी 17,000 से नीचे फिसला। $1 की तुलना में रुपया हुआ 26 पैसे कमजोर और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत फिर से बढ़कर 3% उछली। घरेलू शेयर बाजार में निवेशकों ने आज चौतरफा बिकवाली की। दुनिया भर के शेयर बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 1.5% से अधिक घाटे के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 57,000 के स्तर से नीचे आकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 17,000 से नीचे ही बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 949 अंक यानी 1.65% का गोता लगाकर 56,747 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 284 अंक यानी 1.65% घटकर 16,912 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की बिकवाली भी तेज रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों में 1.35% की गिरावट हुई। And now we are joined by Jitendra calling us all the way from Khajuraho. Yes, Jitendra, please ask a question. Good evening, Market Mantra team. जी, good evening, जी। क्वेश्चन है कि जो क्रिप्टो करेंसी जो बिल आ रहा है, तो उसमें जो रेगुलेशन है या बैन होगी क्रिप्टो करेंसी, उसमें हरवीर जी की क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया है कि एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी को, एक तो इसके साथ में करेंसी वर्ड तो जुड़ा है, लेकिन एक्चुअली ये असेट का एक फॉर्म है उस तरह से अगर देखा जाए तो। और कई सारे इसमें डेवलपमेंट है, पहले दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी था, हमारे लोगों ने भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा और उसमें कहीं बहुत सारा उसको लेकर के विज्ञापन भी आए कि बहुत अच्छी अर्निंग्स हैं, ये सब है, तो इसलिए लोग इसकी तरफ थोड़ा सा आकर्षित हुए हैं। इसीलिए ये जो सेंट्रल बैंक है हमारा और सरकार दोनों को इस बात पर मंथन करना पड़ा कि हमें क्या करना चाहिए ऐसे में, और ये इसको रेगुलेट कैसे किया जाए। एक तो ये करेंसी तो नहीं है उस तरह से। अब अगर सेंट्रल बैंक कोई उस तरीके का
फॉर्म में कुछ लेकर के आता है डिजिटल वॉलेट का या कुछ तरह का एसेट्स के लिए, तो दैट विल बी अनदर केस और ये भविष्य की बात होगी। अब ये बिल इसलिए लाया गया है कि ये कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए लोगों के लिए, किस तरीके से रेगुलेट किया जाए और कैसे इसके लिए नियम कायदे बनाए जाए। तो वो जब बिल पार्लियामेंट का जो करंट सेशन है उसमें उसके ऊपर चर्चा होकर के जब सामने आएगा तब हम लोग स्पष्ट कर पाएंगे कि क्या स्थिति है। दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर है उत्तम। उत्तम जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। सर नमस्कार सर, आप सर पूरे टीम को सर नमस्कार। जी नमस्ते। हाँ सर, मेरा सवाल सर सिंपल है। तो मैं जो डीमेट अकाउंट खोल रखा हूँ और मेरा अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, तो कुछ शेयर परचेस कर रखा हूँ। तो मैं अगर उसको लॉन्ग टाइम के लिए अगर मैं रखूँ तो जो डीमेट जो अकाउंट का ब्रोकरेज जो है वो क्या बीच बीच में मेरे साथ कोई अलग अलग चार्ज करते रहेंगे क्या? ये मतलब किस तरह का चार्ज करेंगे और कितना चार्ज कर सकता है अगर मैं उसको लॉन्ग टाइम के लिए अगर मैं डीमेट अकाउंट में कोई मैं रखूँ अगर शेयर और मैं ज्यादा मतलब कुछ % ज्यादा करो, तो इसके लिए मेरे को थोड़ा सा क्लियर से बता दीजिएगा। थैंक यू। देखिए, एक तो इस पे डिपेंड करता है कि आप क्या ट्रांजैक्शन के लिए आपने ब्रोकर की कोई सर्विस ली हुई है सेल परचेज के लिए स्टॉक्स के रेगुलर, इस पे डिपेंड करेगा और आपने किस तरीके का टर्म्स एंड कंडीशन और किस फीस पे वो पर्टिकुलर सर्विस ली है। अगर आपका सिर्फ डीमेट अकाउंट में आपके स्टॉक्स हैं या बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं, बॉन्ड्स भी होते हैं, तो ये अगर आपका डीमेट अकाउंट है और उसमें है तो अकाउंट जहां आपने खोला है उनका जो एनुअल चार्जेज है आपको सिर्फ वही पे करना है, फिर अगर आप उस तरीके से कोई एक्स्ट्रा सर्विस नहीं ले रहे हैं। Let's take a look at the stocks now. The Sensex and the Nifty today declined more than 1.5%. Both stocks fell amid mixed cues from the global equity markets. Sensex closed below the 57,000 mark, while Nifty finished below 17,000 level. The BSE Sensex tumbled 949 points, or 1.65%, to trade at 56,747. The NSE Nifty also plunged 284 points, or 1.65%, to trade at 16,912. In the broader market at BSE, the mid-cap and small-cap both indices fell 1.35%. In the Sensex pack, shares of all 30 companies logged losses. IndusInd Bank tumbled 3.4%, followed by Bajaj Finserv, which lost 3.4%. Bharti Airtel plunged 3%. HCL and TCS both declined 2.9%. In sectoral indices, all 19 sectors logged losses. IT and tech both logged losses of around 2.5%. Telecom declined 2% and energy fell 1.9%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,356 companies gained while 2,073 fell. Shares of 169 companies remained unchanged. And now we are online with Rakesh calling us from Ramnagar. जी राकेश जी, सवाल पूछिए। नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम। नमस्कार। मैं रामनगर डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से बोल रहा हूँ। मेरे को जी मुझे ये पूछना है कि पीएम साहब ने कहा था जैसे कि एलआईसी में डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो जो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स है उनको भी इसमें शेयर परचेज का मौका मिलेगा? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न मेरा दूसरा ये है कि मैं फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में निवेश करना चाहता हूँ, तो क्या एलआईसी का शेयर अच्छा रहेगा फर्स्ट टाइम परचेज के लिए? मैं म्यूचुअल फंड मार्केट में 5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू। देखिए, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि जो पॉलिसी होल्डर है वो शेयर जब एलआईसी का पब्लिक इशू आएगा, जब गवर्नमेंट डाइवर्समेंट करेगी मार्केट के थ्रू, तो उसमें उन्होंने पूछा कि कोई नहीं कर सकते क्या? वैसा कोई नहीं है, जो है कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो इंश्योरेंस है, पर्सनल इंश्योरेंस में एलआईसी एक मार्केट लीडर है और लगातार जब से प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन हुआ है इंश्योरेंस सेक्टर देश में, दुनिया की तमाम सारी कंपनी ज्वाइंट वेंचर के थ्रू आई हैं, तो जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है उसमें उनका ग्रोथ रहा है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में अभी भी जो एक तरीके से अनचैलेंज मार्केट लीडर एलआईसी है, तो या तो ये माने कि जो ट्रस्ट है लोगों का इसमें वो बहुत ज्यादा है, तो नेचुरली अगर ऐसी कंपनी है जिसमें ट्रस्ट है, जो बहुत अच्छा कारोबार कर रही है, प्रॉफिट कर रही है लगातार और एसेट बहुत है उसके, तो ऐसे में एनीबडी वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन सच ए कंपनी, तो
अगर इंश्योरेंस सेक्टर में किसी को आईपीओ के माध्यम से इन्वेस्ट करना होगा तो उसके लिए तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी। दूसरे ने म्यूचुअल फंड के बारे में भी कुछ नहीं, सर के आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टेड थ्रू म्यूचुअल फंड। ओके। दिल्ली से ही हमारे साथ फोन लाइन पर हैं आरएस दहिया। दहिया साहब, स्वागत, सवाल पूछें। सर नमस्कार। जी नमस्ते। मेरा हरबीर जी से क्वेश्चन है, इज इट फाइनेंशियली वायबल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बाई मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स at MSP and then sell those products to the other industries like bread makers, atta makers and maida makers and biscuit makers and selling in retail through the big business houses and recover all cost of handling, purchase, transportation, everything. Is it possible? Technically, if I can say it is possible because majority of these companies, those who process these food products, always sell at a very high price with a huge margin. There is a big difference. But at the same time, just to buy, government agency goes and buys everything, it is practically not possible because the entire operation of buying agricultural produce fully by the government agencies is just such a big task, which I can say it is not practically possible. In one word, I can say this. These are the point. I think I have addressed the questions. यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि एमएसपी निर्धारित करने का तात्पर्य क्या ये है कि इसे सिर्फ सरकार ही खरीदेगी या कोई भी उस दर से नीचे ना खरीदे? दोनों का यानी अंतर क्या रहेगा? देखिए, जो डिबेट अभी चल रहा है और वैसे भी जो गवर्नमेंट जो 23 फसलों का एमएसपी अनाउंस करती है, वो जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस एक अपना कैलकुलेशन करता है कि और गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है जी। फिर गवर्नमेंट कमीशन की सिफारिश के आधार पर अपना डिसीजन लेती है। सो उसमें कॉस्ट और ये सब इंक्लूड होता है। सो ये है कि एक बेंचमार्क प्राइस है। गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू बाय एवरीथिंग, बट ये माना जाता है कि अगर इसके ऊपर खरीदा जाता तो इट इज गुड फॉर द फार्मर्स। तो अभी भी जो डिबेट है उसमें ऐसा नहीं है कहीं के सब कुछ गवर्नमेंट खरीदे। सो कहीं ना कहीं जो मिडिल पाथ ढूंढने की कोशिश होगी वो इस बात पर ज्यादा जोर है कि एक बेंचमार्क प्राइस रहे और उसके लिए कुछ नॉर्म्स तय किए जाएं जो फ्रेश हों। तो लेट अस सी आगे आने वाले दिनों में इसमें कैसे बात आगे बढ़ती है। हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर हैं। हम आप सबों से आग्रह करना चाहेंगे कि कुछ पल हमारे साथ बने रहें। हम लेंगे एक छोटा सा विराम और उसके बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए पहले कुछ खबरें, उसके बाद श्रोताओं के साथ सीधी बातचीत। चलते हैं रुपए की स्थिति को समझने के लिए। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 26 पैसे कमजोर हुआ, 75 रुपए 43 पैसे के स्तर पर आकर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक 0.07% बढ़त के साथ अंतर्देशीय कारोबार में 96.18 पर कारोबार कर रहा था। मुंबई से हमारे साथ काफी देर से फोन लाइन पर बने हुए हैं हंसमुख देदिया। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते मार्केट मंत्र टीम जी। नमस्कार जी। हाँ, मेरा प्रश्न हरवीर जी से ये है कि दिसंबर और इसके बाद में फरवरी की जो आरबीआई की पॉलिसी आएगी, इसमें आपके हिसाब से अब आरबीआई को क्या रुख रखना चाहिए और ड्यू टू ओमिक्रॉन और जो लिमिटेशंस आई हुई है वो आरबीआई क्या रुख रख सकता है? थैंक यू। देखिए, अगर हम ओमिक्रॉन की बात करें, ये एक नया चैलेंज आ गया है दुनिया के इकोनॉमी के सामने और जो सेंट्रल बैंक्स हैं या गवर्नमेंट डिसीजन मेकर है, इवन कॉर्पोरेट, सबके लिए, क्योंकि ये एक नई तरीके की अनसर्टेनिटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ला सकता है। हालांकि अभी शुरुआती रूप से जो चीजें आ रही हैं वो शायद ये है कि बहुत उतना घातक शायद ये नहीं होगा, बट कोई भी देश
कोशिश करेगा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वे तब तक कंटिन्यू रहे जब तक कोई बिल्कुल ऐसी स्थिति ना आ जाए कि दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है, और क्योंकि जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, उसका सबको ख्याल रखना भी है। और एक ये भी है क्योंकि अब बहुत सारा वैक्सीनेशन हो गया, जैसे हमारे यहाँ भी 50% से ज्यादा वयस्क आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है। तो हम, एक तो फैक्ट है कि दुनिया में जो पहली स्थिति थी जब कोरोना महामारी आई और अब जो स्थितियां हैं उसमें एक बड़ा बदलाव ये है कि प्रोटेक्शन लोगों के पास एक है। तो एक तो ये होगा। दूसरा जो आपने कहा कि आरबीआई की पॉलिसी की आपने बात की कि थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। आरबीआई ने काफी लंबे टाइम तक एक ऐसा पॉलिसी रखा जो ग्रोथ ओरिएंटेड था, जिसमें ग्रोथ को ज्यादा वेटेज दी गई कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिज्यूम हो और चीजें नॉर्मल हो। बहुत कुछ नॉर्मल सी आई है, और अगर हम देखें बहुत सारे सेक्टर्स में प्री कोविड लेवल की जो डेवलप जो स्थितियां हैं वो आ गई है। लेकिन अब क्या है कि सिर्फ हमारे सामने ही नहीं, इवन अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमी और दुनिया के कई दूसरे देशों में भी इन्फ्लेशन एक बड़ा चैलेंज लेकर के आया। तो उसमें जो लिक्विडिटी है लूज, उसको कंटिन्यू रखना एक चैलेंज होगा। वी हैव टू सी, कहीं न कहीं थोड़ा लिक्विडिटी टाइटनिंग का तरफ जाना एक लग रहा है, और ये फेड में भी ये गुंजाइश है क्योंकि वहां भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात है। और हमारे यहाँ या तो आरबीआई, अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग शुरू हुआ आज से, तो या तो वो लोग हो सकता है स्टेटस को रखें, अदरवाइज कहीं ना कहीं इंडिकेशन होगा कि टाइटनिंग हो सकता है, क्योंकि फेड भी उसका टेपरिंग करने की तरफ जा रहा है। तो क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी अब एक दूसरे से इस तरीके से इंटरलिंक्ड हो गई है, तो हर फैक्टर सब जगह काम करता है। इट इज नॉट जस्ट डोमेस्टिक फैक्टर्स, आपको जो ग्लोबल इकोनॉमी के फैक्टर्स हैं उसको भी कंसीडर करना पड़ता है। All right, we now have Atanu Shah calling from Kolkata. जी अतानु जी, सवाल। नमस्कार। हेलो नमस्कार जी, नमस्कार। Good evening, sir, to everybody. And my question is, how many sectors that affected due to pandemic situation, and how many sectors as it is? And my second one is how public participate to reduce this situation. Thank you. So he is asking how many sector affected. If we see, except agriculture and rural sector, entire economy got affected, like service sector and manufacturing, because we have seen the economy contracted 7.7%, but around the same time agriculture grew by more than 3%, even in that period. We can, to answer his question, we can say safely that agriculture grew because it's a natural activity, and government also took a lot of steps that there is no hindering in day-to-day work of agriculture activities. It was a massive procurement season also immediately came out the first wave of the pandemic, and later on already 3 procurement season passed since then. So these are the things. So that's why that sector was given a lot of concession also in terms of working and all around that tight lockdown period. But other sectors got affected, and now things are coming to the normalcy. जी, यहाँ पर श्रोताओं हम लेना चाहेंगे फिर से एक छोटा सा विराम के बाद हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड आईपीओ में संभावित नुकसान की निगरानी कर रहा है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कारोबारी प्लेटफॉर्म को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा घोषित किया गया है और साइबर हमलों से बचाने के लिए उन्हें डिजिटल रूप से सुरक्षित किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में प्रश्नों के उत्तर में कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में 56 संस्थाएं
आईपीओ के साथ आई। इनमें 27 छोटे और मध्यम उद्यम हैं। उन्होंने सदन को बताया कि वित्त वर्ष 2021-2022 में अक्टूबर तक 61 संस्थाएं पहले ही आईपीओ लेकर आ चुकी हैं। इनमें 34 इकाइयां एसएमई हैं। उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र की मजबूती न केवल विनिर्माण बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार सृजन में सहायता करती है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र सहित औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने पिछले 2 वित्तीय वर्षों के दौरान कई उपाय किए हैं। लेट्स कनेक्ट टू गौतम हु इज कॉलिंग अस फ्रॉम दिल्ली। जी गौतम, सवाल पूछें। या गुड इवनिंग सर। हरवी जी, एक क्वेश्चन ये है कि अभी हम लोग सुनते हैं ईसी मनी एंड टैपरिंग, बॉन्ड परचेज, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता सर, ये क्या है, थोड़ा समझाएंगे सर? थैंक यू सर। देखिए, ये सारा जो है वो इकोनॉमी में लिक्विडिटी को घटाने और बढ़ाने का मसला है। जब सेंट्रल बैंक जो है ये बॉन्ड खरीदते हैं और उसके बदले लोगों के हाथ में पैसा जाता है, ये एक तरीके से लिक्विडिटी बढ़ाने का उस तरीके का एक प्रोसेस होता है। बट एट द सेम टाइम जो अगर लिक्विडिटी को कम करने की जब बात होती है कि किसी तरीके से लिक्विडिटी कम हो, तो उस वक्त फिर ये एकदम से लिक्विडिटी कम नहीं होती। इसको ग्रेजुअली कम करने का जो टर्म है उसको टैपरिंग है। और ये जब पहली बार जब ये पीछे 2008 का ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उस वक्त क्योंकि सेंट्रल बैंक्स ने और तमाम सारी दुनिया की जो उस तरीके से थे, उसमें काफी सारा इकोनॉमी में पैसा पंप किया था, जिससे कि उसको स्टिमुलस पैकेजेस कहा गया था। और बहुत सारे इवन बैंक्स भी तब डूबे थे, तब भी कंपनियों को बचाने के लिए, बैंक्स को बचाने के लिए इस तरीके का किया गया था कि जिस तरह की डिमांड जनरेट हो। बाद में जब वो लिक्विडिटी का जो ये था दौर, उसको धीरे धीरे कम किया गया, तो उसको टैपरिंग शब्द इस्तेमाल हुआ। तो ये इट इज लाइक दैट कि उसको आप धीरे से टैपर करें, मतलब कम करना शुरू करें। इट इज लाइक दैट। तो इजी मनी वही है कि जब आप ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ा, मनी सप्लाई बढ़ती है, तो वो इजी मनी का मतलब आप सस्ता लोन देते हैं, ये सब करते हैं, तो दैट इज लाइक दैट। हमारे साथ सिवान से फोन लाइन पर मौजूद हैं अरुण। अरुण जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। अच्छा, हाँ सर, पूछना था कि जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग अगर मतलब मान लीजिए करते हैं, तो जैसे मेरा जैसे इनकम 2.5 लाख से कम है, तो आईटीआर भरना पड़ेगा क्या? मतलब जरूरी है? देखिए, अगर कोई टैक्सेबल इनकम, मान लिया आपने जो किया है ट्रेडिंग में, कुछ ऐसे स्टॉक्स आपके पास हैं जो कि उसमें जाता है आपका टैक्सेबल इनकम में, तो फिर आपको आईटीआर तो भरना पड़ेगा। बट अगर आपका टैक्सेबल इनकम नहीं बनता तो फिर उस तरीके से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। The government today said gross non-performing asset GNPA of scheduled commercial banks or SCBs may increase to 9.80% by March 2022. Replying to a question in the Lok Sabha, Minister of State for Finance Dr. Bhagwat Karad said, as per the Financial Stability Report (FSR), the GNPA was 7.48% in March 2021. He also said that the actual movement of GNPAs will depend on the benefit of policy interventions availed by the borrowers, which in turn facilitates revival of accounts under stress. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया है कि 1 अप्रैल 2018 से 2 वर्ष 7 महीने की समयावधि में 1 करोड़ 43 लाख सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि खाते खोलने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, इसके बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र आते हैं। हमारे साथ फोनलाइन पर इस बीच जुड़ चुके हैं मुंबई से गोपाल। गोपाल जी, स्वागत, सवाल पूछें। नमस्कार जी, मार्केट टीम को नमस्कार। सर, मेरे सवाल 2 है। पहला सवाल ये है कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। जहाँ तक मार्केट में रैली तो आई, लेकिन जो मेरे पास जो पोर्टफोलियो है उसमें मैं नहीं समझता है कि रैली आई है। लगभग 5% चले हैं, लेकिन वो अभी जो इंडेक्स गिरी 6,000 पॉइंट, तो वो 5% तो क्या उससे और ज्यादा गिर गया स्टॉक। तो क्या उसमें उम्मीद रख सकता हूँ कि आगे रैली आएगी? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है, मार्केट में सर ज्यादा करके मैंने देखा है सर, गेम खेलने वाले बहुत होते हैं और स्टॉप लॉस लगाते हैं, और अगर इसके नीचे गया तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैंने ये लेके रखा है, तो वो आप मेरे को बोलते हैं कि आपने स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया? अरे सर, जो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मेरे को क्या मालूम कि इतना प्रतिशत स्टॉक गिर जाएगा? मेरे को क्या मालूम है? अभी मैं इसमें बुरी तरह फंस गया है। 200% नीचे स्टॉक चल रहे हैं मेरे, क्या किया जाए बताइए।
एक तो ये आपका जो इन्वेस्टमेंट का एपेटाइट क्या है, इस पे डिपेंड करेगा कि आप कितना सस्टेन कर सकते हैं, और आपके जो इकोनॉमिक बाकी रिक्वायरमेंट्स है वो उसमें आती है। देखिए, ये बिल्कुल फैक्ट है कि लोगों को ये भ्रम रहता है कि मार्केट बढ़ रहा है तो सब कुछ बढ़ रहा है, और मार्केट का जो इंडेक्स है वो तो एक सेलेक्टेड शेयर्स के मूवमेंट को दिखाता है। वो एनएससी हो या आपका बीएसई हो, तो उसके हिसाब से चलता है। तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि बाकी स्टॉक्स भी उस तरह बढ़ रहे हो, क्योंकि अभी आप जैसे हम कह रहे हैं कि आज मान लिया 2000 स्टॉक्स में लॉस हुआ, 1200 स्टॉक्स में बढ़ा, तो कौन से 1200 वाले थे, कौन से 2000 वाले थे, इट इज लाइक दैट। सो ये तो आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी टू कंपनी उसका परफॉर्मेंस क्या है, और कुछ स्टॉक्स में मूवमेंट होता है, तो उसमें देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। क्यों इन्वेस्टमेंट उन्हीं में ग्रोथ होता है, बाकियों में सब में क्यों नहीं होता? इट्स ए सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, बट यू हैव टू लुक एट योर इकोनॉमिक सिचुएशन, व्हाट कैन यू टेक अ डिसीजन अराउंड एंड योर रिस्क एपेटाइट। योर रिस्क एपेटाइट। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां मिला जुला रुख दिखा है। एक और निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.2% लाभ में रहे। उधर बिकवारी के दबाव में जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.4%, हांगकांग का हैंग सेंग 1.9% और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.5% घाटे के साथ बंद हुए। यूरोपीय शेयर बाजार में अंतर्दिवसीय कारोबार में मिला जुला रुख था। लंदन का FTSE 100 0.9%, जर्मनी का डेक्स 0.4% और फ्रांस का कैक 40 0.8% बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। Oil prices today climbed more than 3% after OPEC Plus said that it would review supply additions ahead of its next scheduled meeting if the Omicron variant dents demand. However, prices were still on course for a sixth week of declines. In intraday trade, Brent crude was trading around $72.10 per barrel, while WTI crude prices were at $68.40 per barrel. बहुत संक्षेप में प्रतिक्रिया। तेल का दाम में आज ही कह लेंगे 3% से अधिक की बढ़त देख रहे हैं। आने वाले दिनों में रुख कैसा रहेगा ओमिक्रॉन की स्थिति को देखते हुए? संक्षिप्त प्रतिक्रिया। देखिए, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कुछ ये आता है, हॉल्ट होता है, प्राइस विल नॉट गो अप, ऐसा मुझे लगता है। यानी आने वाले दिनों में बहुत अधिक बढ़त के आसार नहीं है। नहीं लगता। आइए चलें सर्राफा बाजार। घरेलू सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के रुख में आज अलग अलग दिखा है इनका दोनों का मूल्य। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी में आपूर्ति वाले सोने का मूल्य जहां 40 रुपए बढ़ा है, 47,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, वहीं मार्च में आपूर्ति वाली चांदी 70 रुपए घटकर 61,450 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना थोड़ा सा कमजोर होकर $1,780.40 प्रति औंस के स्तर पर आ गया। चांदी थोड़ी सी कमजोर होकर $22.40 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी। बहुत संक्षेप में हरवीर जी, सोना निवेश के लिए अभी कैसा लग रहा बाजार की स्थितियों को देखते हुए? एक्चुअली आई थिंक इट इज स्टिल ए कॉस्टली इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन। यानी कुल मिलाकर आसार अच्छे नहीं हैं। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको हरवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। And now friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Domestic equity indices witnessed losses more than 1.5%. Sensex closes below 57,000. Nifty finishes below 17,000. Rupee weakens 26 paise against the US dollar, and Brent crude oil prices rebound 3%. And that's all we have for you in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.